जोहार झारखंड। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड में। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहाँ पर झारखंड सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा के एक कंप्लीट सेट को लेकर के, जैसा जैक का मॉडल पेपर लागू होना है। तो देख लीजिए किस तरह का प्रश्न आएगा। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट का कवर अप किया गया है। इसमें आपको मैथ के साथ हिंदी, रीजनिंग, इंग्लिश, एसएसटी, ईवीएस और साइंस सारे प्रश्नों का कवर अप किया गया है। तो आप यहाँ पर बनाने के बाद हमें अवश्य कमेंट कीजिएगा कि आपने कितने प्रश्न सही किए। अगर इसमें से आप जो है यहाँ पर 40% सही कर लेते हैं तो आप समझिए कि आपका आकलन परीक्षा एकदम 100% निकलना है। अब हम आपको बताते चले दोस्तों, आकलन परीक्षा का घर बैठे तैयारी करने के लिए 101% सफलता प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब के साथ जुड़ेंगे, जिसका कंप्लीट कोर्स जो है यहाँ पर 499 रुपये में कराया जा रहा है। 499 रुपये दे करके जब आप जुड़ते हैं तो आपको हमारे टीम की तरफ से यहाँ पर सारे आपके किताब का जो टेक्स्ट बुक है, जैसा जैक की तरफ से यह बातें खुलकर सामने आई है कि 70% जो है आपके टेक्स्ट बुक पर होगा। तो ये टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग कवर अप कर रहे हैं, जो कि आपको नोट्स मिलेंगे। तो सारे नोट्स, सारे पीडीएफ, सारे जो आपको वीडियो हैं, मॉक टेस्ट हैं, प्रैक्टिस सेट है, सारे कुछ आपको यहाँ दे करके इस तरह से तैयारी करवाई जा रही है कि आपको फेल होने की कोई बात ही नहीं उठती है। आप यहाँ पर ज्वाइन करने के बाद 101% यहाँ से सफलता प्राप्त करके ही जाएंगे। तो देखिए, आप संकोच नहीं कीजिएगा और 499 रुपये दे करके आप दिसंबर तक के लिए हमारे साथ जुड़ करके तैयारी करेंगे, जिसके बाद आपको 100% सफलता मिलेगी। तो आप यहाँ पर देखिए, आप क्या कहते हैं ना कि वो बाजार की चीज़ें जो प्रैक्टिस सेट लेके आप पढ़ते हैं वो 5 से 10% मिलने की गारंटी है। लेकिन हम आपको बता देते हैं, जब आप हमारे यहाँ से जुड़ते हैं ना तो आपको 101% क्वेश्चन मिलने की गारंटी और पास होने की भी गारंटी, क्योंकि आपको सारा चीज़ हम ट्रिक्स के साथ दे रहे हैं। उसके साथ एनसीईआरटी का जो टेक्स्ट बुक है उसके चैप्टर वाइज आपको हम दे रहे हैं, वो मैथ दे रहे हैं, रीजनिंग, सारा चीज़ ट्रिक आपको बता रहे हैं, जहाँ से जुड़ने के बाद आपके यहाँ सफलता जो है 101% मिलना ही मिलना है। तो आप अवश्य हमारे साथ जुड़ जाएंगे। और तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि जैक मॉडल पेपर कैसा आया हुआ है। जल को वाष्प में परिवर्तन करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? वाष्पन, संघनन, उद्रोपातन या सभी। देखिए, जल जब वाष्प में परिवर्तित होता है तो उस प्रक्रम को हम लोग वाष्पन कहते हैं। तो आज हम लोग पूरे कंप्लीट सेट को यहाँ पर देखेंगे। तो आप पूरे कंप्लीट सेट को यहाँ पर बनाने के बाद जरूर कमेंट कीजिएगा। और यहाँ पर इसी तरह का सेट आपके परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। ABCDEF, तो PQRS को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए, इसमें अब क्या होगा, ए के बाद जब सी जा रहा है, इसमें से कि संबंध देख लीजिए। तो बी, एक का अंतर हो रहा है, बी से CD एक का अंतर हो रहा है, CDE एक का अंतर हो रहा है, DEF एक का अंतर हो रहा है। तो अगला में भी उसी तरह से करना है। P से तो QR एक का अंतर, Q के बाद R छोड़ दीजिएगा, S लिखेंगे, R के बाद S छोड़ देंगे, T लिखेंगे, S के बाद T छोड़ देंगे, U, एक को छोड़ कर लिखा दें, यानी RSTU। तो इसका राइट आंसर A होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, यहाँ पर थोड़ा ऑप्शन गलत लिखा गया है, आंसर डी, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। ओके हो गया होगा आप लोग को। चलिए अगला प्रश्न है। जब किसी परीक्षा में बार बार अंकन करने पर कोई अंतर नहीं आता है तो उससे वह परीक्षा क्या कहलाती है? वैध कहलाती है, विश्वसनीय कहलाती है, न्याय संगत कहलाती है या उपरोक्त सभी? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला है यहाँ पर, आर यू रीडिंग राइट द नेम ऑफ सेंटेंस। यहाँ पर लिखा हुआ आर यू रीडिंग राइट द नेम ऑफ सेंटेंस है, किस प्रकार का वाक्य है आपको बताना है। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, या यहाँ पर आपका कमांड सेंटेंस है, या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है? कौन सा सेंटेंस है आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए, इसका जो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा वो आपका यहाँ पर देखिए लास्ट में जो है आपका क्वेश्चन मार्क्स लगा हुआ है, इसलिए यह आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका आपको डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हम यहाँ पे अगला प्रश्न को लेते हैं। तो अगला यहाँ पर देखिएगा, आपका प्रश्न है, जिसकी गर्दन सुंदर हो उससे क्या कहते हैं? जिसकी गर्दन सुंदर हो उससे क्या कहेंगे? सुगत, सुखदर्शन, सुदर्शन या सुग्रीव? तो जिसकी गर्दन सुंदर हो उसकी हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको सुग्रीव कहते हैं। क्या कहते हैं? सुग्रीव कहा जाता है। राइट आंसर है। तो देखिए, आप लोग कमेंट करते चलिएगा और जरूर बताते चलिएगा कि कितना आप लोग का सही हो रहा है। कि अथ का विलोम शब्द है, अथ का विलोम शब्द है अंत, अध, इति या अर्थ? तो अर्थ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो अर्थ का विलोम शब्द यहाँ पर आपका है इति होता है। अर्थ का
इति। अगला है यहाँ पर, निम्नलिखित महाजनपदों में किसकी राजधानी चंपा थी? निम्नलिखित महाजनपदों में किसकी राजधानी चंपा थी? मगध, कोसल, अवती या अंग? तो इसका राइट आंसर देखिए हो जाएगा आपका अंग जो था उसकी राजधानी महाजनपदों में वो आपका यहाँ पर चंपा थी। अगला है यहाँ पे, गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास या बहुब्रीहि समास? तो गौशाला में कौन सा समास है? तो देखिए गौशाला में आपका जो है ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाश्चात्य का विलोम है। पाश्चात्य का विलोम शब्द है प्रत्यक्ष, प्रतीचि, पौरात्य या प्राची? तो प्रत्यक्ष का जो विलोम शब्द है वो आपका होगा यहाँ पर पौवारत्य। क्या होगा? पौवारत्य होगा। ये सब भी प्रश्न आए हुए हैं तो सभी देख लीजिएगा और 100 में से कितने सही होते हैं आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। अशुद्ध उच्चारण को सुधारा जा सकता है पुनरावृत्ति के द्वारा, समानता वाले शब्दों को उच्चारण कराकर, शब्दों में खंडों बात कर या उपरोक्त सभी। तो देखिए अशुद्ध उच्चारण जिसका होता है तो ये सारी प्रक्रिया जब हम करवाते हैं तो उसको ये अशुद्ध उच्चारण जो है शुद्ध उच्चारण होने लगता है। तो इन सभी को, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों इसी तरह से जुड़ करके आप यहाँ पर सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा के लिए आपको हम 10 से 20 मॉडल सेट और कंप्लीट प्रैक्टिस सेट आपको हम देंगे और यहाँ पर तैयारी करते रहिएगा। सारा एनसीईआरटी का नोट्स पीडीएफ आपको दिया जा रहा है। उसके बाद ट्रिकी क्वेश्चन मैथ का, सिविक्स का, यहाँ पर साइंस का सारे का दिया जा रहा है, जहाँ से जुड़ करके आपका 100% श्योर यहाँ पर आप जो है पास कर सकते हैं। तो आप जरूर हमारे साथ जुड़ जाइएगा सारे नोट्स, पीडीएफ और मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट के लिए। आइए अगला है, कुओं एवं चापाकलों में जल की पूर्ति होती है। कुआं एवं चापाकल जो है उसमें जल की पूर्ति होती है नदियों, महासागरों, भूमिगत जल या सागरीय जल? किसके द्वारा होता है? तो देखिए नदियों एवं महासागरों में जो जल होता है वो आपको भूमिगत जल के द्वारा होता है सबसे अधिक उसका पूर्ति। अगला है, वायु से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं? वायु से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं आपको बताना है। स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल या कोई नहीं? तो वायु से घिरे हुए क्षेत्र को हम लोग कहते हैं वायुमंडल। देखिए हम वैसे ही प्रश्नों को लेकर के आ रहे हैं जिसको हमने आपको यहाँ पर पढ़ा दिया है, तो आप जरूर इसको बहुत जल्दी इसका स्कोर अच्छा करने का प्रयास कीजिएगा। समुद्र के जल को उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। समुद्र के जल को उपयोग में नहीं लाया जा सकता। किसके उपयोग में? पीने के उपयोग में, घरेलू कार्य में, कृषि कार्य में या इनमें से सभी? तो समुद्र का जो जल होता है उसको किस चीज़ में उपयोग में नहीं ला सकते हैं? तो देखिए समुद्र का जो जल होता है इन सभी कार्यों में इसका उपयोग में नहीं लाया जाता है। राइट आंसर इसका डी है। अगला है, जल किन किन तत्वों का यौगिक है? हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, ए और बी दोनों का या कोई नहीं? ठीक है, तो जल देखिए जो यहाँ पर यौगिक है वो आपका है हाइड्रोजन, H2O होता है, मतलब हाइड्रोजन का भी है और ऑक्सीजन का मिला हुआ रूप है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों, यानी सी इसका राइट आंसर होगा। अगला चलिए देखते हैं, निम्न में कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? निम्न में कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? तो देखिए प्राथमिक रंग के लिए आपको हम बताए थे लहनी, याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? लहनी। लाल, हरा और नीला ये तीनों जो है प्राथमिक रंग है। इसको ये इसी को खाली प्राथमिक रंग कहते हैं। तो हरा है, लाल है, नीला है, यानी इसमें प्राथमिक रंग कौन नहीं है? पीला। पीला प्राथमिक रंग नहीं है। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है? ठीक है, ओ पॉजिटिव, ओ निगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव। देखिए आपको हम बता दें इसके लिए इस तरह का ऑप्शन नहीं आता है, ज़्यादा ऑप्शन करके आपका आता है ओ, ए बी या ए पॉजिटिव। तो इसका राइट आंसर होता है ओ, लेकिन यहाँ पर कौन सा, अगर ओ प्लस माइनस दिया हुआ है तो ओ पॉजिटिव निगेटिव में जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। यहाँ पर एक पौधा जो स्वयं भोजन बनाता है उसको क्या कहते हैं? एक पौधा जो स्वयं भोजन बनाता है उससे क्या कहते हैं? स्वपोषी, परजीवी, अधिपादप या मृतपोजीवी? तो क्या होता है? उसको हम लोग स्वपोषी कहते हैं। एक पौधा जो स्वयं अपना भोजन बनाता है उससे हम लोग क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? बताते चलिएगा कि कितना आपका शेयर है, कमेंट जरूर करिएगा। किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। केरल राज्य में जो है महिला की साक्षरता दर बहुत अधिक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक निष्क्रिय गैस है? निष्क्रिय गैस, इनर्ट गैस। ठीक है, इसके याद रखिएगा कौन कौन होता है? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन,
जेनोन और रेडोन, ये सभी जो होते हैं निष्क्रिय गैस होते हैं। तो निम्न में कौन सी एक निष्क्रिय गैस है? तो हीलियम, नियोन, आर्गन। तो यहाँ पर आर्गन ऑप्शन मिल रहा है इसमें से, आर्गन इसमें निष्क्रिय गैस है। ठीक है, बहुत बार आया हुआ सारा प्रश्न है, ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे को देख लीजिएगा आप लोग और बना लीजिएगा। और यहाँ पारा शिक्षक आकलन परीक्षा में 100% स्कोर करने के लिए जरूर हमारे चैनल के साथ जुड़िएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सारा चीज़, सारा नोट्स हम हाथ से बना करके आपको यहाँ पर दे रहे हैं, वीडियो भी दे रहे हैं, उसको देख लीजिएगा तो 100% यहाँ से आपकी सफलता निश्चित है। निम्न में से कौन सा विद्युत का अच्छा सुचालक है? निम्न में से कौन विद्युत का अच्छा सुचालक है? एल्युमिनियम, तांबा, चांदी या सोना? तो कौन विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है, आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए, विद्युत का जो सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है वो यहाँ पर माना जाता है आपको चांदी को। चांदी को विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो देखिए, विश्व जल दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस दोनों आता है। ठीक है, तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है आपको बताना है। तो देखिए, जल की ऊपर के नीचे, ठीक है, तो यहाँ पर विश्व जल दिवस जो है आपको कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई या 22 जुलाई। तो देखिए, विश्व जल दिवस जो होता है वो आपको 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला है, पेन को नेप लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? देखिए, पेन को नेप लिखा जाता है, तो बस को क्या लिखा जाएगा? तो पेन हो गया। देखिए, जस्ट ये जो फर्स्ट है और ये लास्ट है, तो ये लास्ट वाला क्या बन गया? फर्स्ट बन गया। और फर्स्ट वाला क्या बन गया? लास्ट बन गया। अब बीच वाला वही है, तो बस को क्या लिखेंगे? तो देखिए, फर्स्ट वाला ये फर्स्ट है वो बन जाएगा लास्ट, और ये लास्ट है वो बन जाएगा फर्स्ट, और ये बीच वाला वैसा ही रहेगा। यानी क्या लिखाएगा? सब, SUB, सब लिखाएगा। ठीक है, सब किस में है? ए नंबर ऑप्शन में। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया आपका, ए इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला है, कान काटना मुहावरा का अर्थ है। कान काटना मुहावरा का क्या अर्थ है? मूल होना, विनम्र होना, कटखना होना या चतुर होना? कान काटना मुहावरा का क्या अर्थ है? तो कान काटना मुहावरा का अर्थ है आपका चतुर होना। अगला प्रश्न हो जाएगा, यहाँ से निकल जाओ, यह किस प्रकार का वाक्य है? यहाँ से निकल जाओ, यह किस प्रकार का वाक्य है आपको बताना। तो देखिए, यहाँ से निकल जाओ, इस वाक्य में ये विस्मयादिबोधक वाक्य है, नकारात्मक वाक्य है, प्रश्नवाचक या आदेश सूचक। देखिए, इस वाक्य से कहने के बाद यहाँ से निकल जाओ, इससे साफ होता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा आदेश दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसको आदेश सूचक वाक्य के अंतर्गत हम लोग रखेंगे। जिस वाक्य में आदेश का बोध होता है उसको आदेश सूचक वाक्य कहते हैं। अगला है, यू डू नॉट फुटबॉल। यू डू नॉट, यहाँ क्या वर्ब भराएगा? प्ले भराएगा, प्लेज भराएगा, प्लेट भराएगा या प्लेयर भराएगा? देखिए, आपको बता देते हैं, जब आप ट्रांसलेशन बनाएंगे तो डू नॉट या डज नॉट कभी भी आ जाए तो उसके बाद जो है वर्ब का पहला रूप लगाया जाता है, इसलिए वर्ब का पहला रूप यहाँ पर प्ले है, तो इसका राइट आंसर प्ले हो जाएगा और यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? ए होगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे अगला है, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? आजीविका चलाना है, बालक का सर्वांगीण विकास करना है, पढ़ना एवं लिखना सीखना या बौद्धिक विकास करना है। देखिए, तो शिक्षा का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो आपको बालक का क्या करना है? सर्वांगीण विकास करना शिक्षा का मूल उद्देश्य अभी चल रहा है। अगला है, भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है? भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है? पश्चिम बंगाल, केरल, असम या तमिलनाडु? किस राज्य में होती है? तो भारत में सबसे ज़्यादा चाय जो होती है वो आपका असम में होती है, जिसको हम लोग कहते हैं असम की खुली चाय भी कहते हैं। तो ये असम इसका राइट ऑप्शन है। देखिए, हम आपको अभी यहाँ पर प्रैक्टिस करवा रहे हैं, इसलिए आपको हम सिर्फ आंसर को चल, लेकिन डीपली पढ़ना है तो हमारा सारा वीडियो आप जो है यहाँ पर नोट्स PDF सारा आ रहा है, आप उसको देख सकते हैं और वहाँ पर जा करके आप एकदम डीपली इसको देख सकते हैं, सारा चीज़ बताया हुआ है। किस दिन विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 20 मार्च, 20 दिसंबर या 1 मार्च? किस दिन विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? ये प्रश्न जो है अब तक 101 बार आ गया है, तो बहुत बार आता है, तो इसका राइट आंसर है 1 दिसंबर। ठीक है, चलिए अगला है यहाँ पर कि कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहता है? 1001 बार ये प्रश्न अब तक आया है। ठीक है, गोल्जी का है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम? कोशिका का ऊर्जा गृह या कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं हम लोग? तो इसका राइट आंसर है देखिए माइटोकॉन्ड्रिया। हर एग्जाम में आपको पूछा जाता है, आपके एग्जाम में भी आने की पूरी गारंटी है, पूरी संभावना है। मानव शरीर में कोशिका की खोज किसने की थी? मानव शरीर में कोशिका की खोज किसने की थी? तो देखिए, कोशिका की खोज जो है यहाँ पर रॉबर्ट
हुक के तरफ से किया गया था। रॉबर्ट हुक इसके राइट आंसर हैं। अगला आप भी देखिए, जवाब देते चलिएगा, कमेंट करते चलिएगा कितना सही बन रहा है। और यहाँ पर हमारे साथ जुड़ करके यहाँ पर जो है पेड कोर्स आप जरूर लीजिएगा, जिसमें सारा नोट्स PDF मिलेगा। तो आपका आकलन परीक्षा में 60-70% मार्क्स अवश्य आ जाएगा। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन या इरोप्सिन। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो यहाँ पर आपको देखना है कि पेप्सिन जो होता है वो यहाँ पर क्या करता है आपका कार्य, तो पेप्सिन नहीं करता है। सी देखिएगा आप यहाँ पर रेनिन, यानी दूध एंजाइम को पचाने वाला जो होता है वो रेनिन ही होता है जो पचाता है। अगला है, निम्न में से कौन भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? 1001 बार प्रश्न आया गया है। सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन है? पद्म भूषण, भारत रत्न, पद्म श्री या और कोई है? तो भारत का सबसे ऊंचा पुरस्कार जो है वो आपको यहाँ पर नवाजा जाता है, उसको हम लोग कहते हैं भारत रत्न। बी इसका राइट आंसर होगा। आपका भी बहुत अधिक सही हो रहा है, आप लोग जरूर बताते चलिएगा। मौखिक का विलोम शब्द है अलिखित, पठित, लिखित या कथित। मौखिक का विलोम शब्द क्या होगा? अलिखित, पठित, लिखित या कथित। तो देखिए, मौखिक का जो यहाँ पर रूप है आपका, जो विलोम शब्द होगा वो आपका हो जाता है यहाँ पर राइट आंसर आपका लिखित। मौखिक का यहाँ पर क्या हो जाएगा? लिखित। ठीक है। अगला क्या है? परमेश्वर में कौन सा समास है? परमेश्वर में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास या बहुब्रीहि समास। तो परमेश्वर जो परम में ईश्वर है उसको हम लोग कहते हैं कर्मधारय समास। अगला है, गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड किसने दिया? 501 बार प्रश्न आया हुआ है। औरंगजेब, शेरशाह, हुमायूं या बाबर। गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर है औरंगजेब। क्या है इसका राइट आंसर? औरंगजेब। अगला है, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? जिसको हम लोग कहते हैं WWW। इसका आविष्कार किसने किया? यह भी प्रश्न आ रहा है आजकल बहुत। एन रसल ने, बिल गेट्स ने, लियन फियांग ने या टिम बर्नर्स-ली ने? किसने किया यहाँ पर WWW का आविष्कार? तो इसका आविष्कार जो है टिम बर्नर्स-ली के तरफ से किया गया था। अगला प्रश्न, अतुन का पर्यायवाची शब्द है। अतुन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बसंत, कामदेव, कृष्ण या ईश्वर। तो जो ये अतुन है उसका पर्यायवाची शब्द देखिएगा आप, तो बहुत ही अच्छा शब्द होता है, वो है आपका कामदेव। क्या है आपका? कामदेव। अगला है, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। ये भी जो है प्रश्न जी बहुत बार आया हुआ है आपका टेट में, सभी राज्यों में लगभग पूछा जा रहा है पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत। तो ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है, किस में मापा जाता है आपको बताना है। तो डेसिबल में, डेसी में, डेसिमल में या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेसिबल में। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण किस में मापा जाता है? डेसिबल में मापा जाता है। अगला है, वनवास में कौन सा समास है? वनवास में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास या बहुब्रीहि समास। तो देखिए, वनवास तो वन को आस, ठीक है, वन में आस ना, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला देखेंगे हम लोग यहाँ पर, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग कितनी है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 121 करोड़, 88 करोड़, 108 करोड़ या 140 करोड़। तो इसका राइट आंसर जो है यहाँ पर हो जाएगा आपका 121 करोड़। 121 करोड़ जनसंख्या है। अगला है, व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रमुख कारण होता है। व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रमुख कारण क्या होता है? वातावरण, वंशानुक्रम, आयु या इनमें से सभी। तो देखिए, व्यक्तिगत, हर व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होता है, इसका कारण वातावरण होता है, वंशानुक्रम होता है, आयु, यानी ये सभी चीज़ें जो है इसको प्रभावित करती है। व्यक्तिगत भिन्नता का सभी चीज़ें प्रभावित करती है। ठीक है। मार के भार, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गलत प्रिंट हो गया है, मार नहीं होगा, यहाँ पर भार होगा ना। क्या होगा? भार। भार के अनुपात से जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? ठीक है। भार के अनुपात से जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? देखिए, भार के अनुपात से क्या होता है? तो H2O होता है। ठीक है। तो H का भार यहाँ पर 2 हो गया। ऑक्सीजन का भार कितना होता है? 16 होता है। तो 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, यानी 1:8 होगा। 1:8 किस में है? ए में है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल का अधिकांश भाग कहाँ से मिलता है? जल जो है उसका ज़्यादा भाग कहाँ पर है? जल का अधिकांश भाग
कहाँ पर है? हिमनदों से, झीलों से, समुद्र से या नदियों से। तो जल का अधिकांश भाग जो है वो आपका समुद्र से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? समुद्र से प्राप्त होता है। ठीक है, अगला है शुद्ध जल का पीएच मान होता है। देखिए पीएच मान हमेशा याद रखिएगा, शुद्ध जल का कितना होता है? 7.4, 8.2, 7 यानी से कोई नहीं। तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। ये बहुत बार प्रश्न आपका पूछ दिया गया है। अगला प्रश्न है आपको, उत्तराखंड की राजधानी है, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार या यहाँ पर पंतनगर। कहाँ पर है आपका इसका? तो इसका राइट आंसर है आपका देहरादून। कहाँ पर है आपका? देहरादून में है। अगला यहाँ पर है 3 को रोमन संख्या में कैसे लिखते हैं हम लोग? 3 को रोमन संख्या में कैसे लिखेंगे? तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो 3 को इस तरह से हम लोग लिखते हैं। तो 3 को रोमन संख्या में, यानी 3 नंबर इसका आंसर सही होगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? आपको बताना है। हंस, मोर, कोयल या मैना। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी यहाँ पर जो है आपका वो हो जाएगा आपका मोर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग है, चूहों के द्वारा कौन सा रोग फैलता है? आपको बताना है। चेचक, मलेरिया, प्लेग या तपेदिक। तो चूहों के द्वारा जो फैलने वाला रोग होता है वो आपका होता है प्लेग। प्लेग जो है चूहों के द्वारा बहुत ज़्यादा फैलता है। अगला प्रश्न है आपका, अपराधी बालक कौन होते हैं? अपराधी बालक कौन होते हैं? आपको बताना है। जो असामाजिक कार्य करते हैं, जो शिक्षक के लिए सरदर्द होते हैं, जो कक्षा में अव्वल रहते हैं, जो समाज में रहना नहीं पसंद करते हैं। तो जो यहाँ पर अपराधी बालक कौन होते हैं? जो असामाजिक कार्य करते हैं, जो शिक्षक के लिए सरदर्द होते हैं, जो कक्षा में अव्वल होते हैं, जो समाज में रहना नहीं पसंद करते। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो समाज में रहना नहीं पसंद करते हैं। ठीक है, अगला यहाँ पर, जिस त्रिभुज के तीनों कोण का मान 90 डिग्री से कम हो उस त्रिभुज को क्या कहते हैं? अधिक कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, विषम कोण त्रिभुज या न्यून कोण त्रिभुज। देखिए ये त्रिभुज है, ये मान लीजिए 70 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, ये 80 डिग्री हो गया। तो तीनों कोण का मान क्या है? 90 डिग्री से कम है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? न्यून कोण त्रिभुज के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कोयला क्षेत्र झारखंड में नहीं है? बताना है आपको। सिंगरौली, झरिया, हुटर या औरंगा। इनमें से कौन सा कोयला क्षेत्र झारखंड में नहीं है? आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें से जो है आपको सिंगरौली जो है ये झारखंड में नहीं है। यहाँ पर है मथुरा किस नदी के किनारे स्थित है? मथुरा जो है किस नदी के किनारे स्थित है? आपको बताना है। ठीक है, मथुरा किस नदी के किनारे स्थित है? सरयू नदी, यमुना नदी, रामगंगा नदी या भीम नदी। किस नदी के किनारे स्थित है? तो देखिए मथुरा जो है वो आपका यमुना नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की? डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की? सूरत, कालीकट, मसूलीपट्टनम या पुलिकट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मसूलीपट्टनम। कहाँ पर किए थे? मसूलीपट्टनम में। अगला है यहाँ पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? A.O. हयूम, W.C. बनर्जी, दादा भाई नौरोजी या नन ऑफ दिस। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के यह प्रश्न जो है 101 से ज़्यादा बार पूछ दिया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? W.C. बनर्जी जो थे इसके पहले अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है आपका, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? देखिए यहाँ संवत, शक संवत, विक्रम संवत, गुप्त संवत, सारा चीज़ हमने बता दिया है। तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है किस संवत पर आधारित है? विक्रम संवत, कली संवत, शक संवत या इसमें से कोई नहीं। तो देखिए भारत का राष्ट्रीय पंचांग ये आपका शक संवत पर आधारित है। ठीक है, किस पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था? चित्रा उपन्यास जो है वो किसके द्वारा लिखा गया था? आपको बताना है। शरद चंद्र चटर्जी के द्वारा, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा या ताराशंकर बंदोपाध्याय के द्वारा। तो किसके द्वारा चित्रा उपन्यास जो है लिखा गया था? आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर चित्रा उपन्यास जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ओजोन परत को नष्ट करता है? सिलिकॉन, सल्फर, कार्बन या क्लोरीन। तो जो हमारा ओजोन परत है उसको कौन सा पदार्थ नष्ट करता है? सिलिकॉन, सल्फर, कार्बन या यहाँ पर आपका क्लोरीन। तो देखिए यहाँ पर सबसे अधिक जो बर्बाद करने में हाथ होता है वो यहाँ ऑप्शन में से क्लोरीन जो है सबसे अधिक ओजोन परत को बर्बाद करती है।
अगला, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी या मिजोरम। इसमें से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है आपको बताना। देखिए अभी हाल फिलहाल यहाँ पर जो नए के अनुसार यहाँ पर सबसे जो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन आ रहा है वो है मिजोरम। ये केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। ठीक है, अगला है यहाँ पर, वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद या रामकृष्ण परमहंस। यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर आप बता दिए होंगे। तो चलिए कमेंट करते चलेगा। इसका राइट आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, चलिए अगला हो जाएगा, महाराष्ट्र का सुकरात किससे कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्रपाल, फिरोज शाह मेहता या महादेव गोविंद रानाडे। महाराष्ट्र का सुकरात के नाम से किसको जाना जाता है? यह प्रश्न 101 बार पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है महादेव गोविंद रानाडे को कहा गया है महाराष्ट्र का सुकरात। अगला प्रश्न, दशानन किस प्रकार का शब्द है? दशानन किस प्रकार का शब्द है? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द या कोई नहीं। तो देखिए शब्द वाले सारे वीडियो आपको मिल गए हैं, नोट्स मिल गए हैं, पीडीएफ मिल गए हैं, तो आप जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। तो दशानन जो है आपका योग रूढ़ शब्द है। ठीक है, क्योंकि इसका विशेष अर्थ निकलता है, उसको योग रूढ़ कहते हैं। किस प्रकार के जगहों में रात का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है? जंगलों, पहाड़ी इलाकों, महासागरों या रेगिस्तान। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? रेगिस्तान का जल जो है दिन में बहुत ज़्यादा गर्म और रात में बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। रेगिस्तान में ही यह खूबी पाई जाती है। इसका आंसर डी हुआ। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, इसका क्या मुहावरा का अर्थ है? मूर्ख होना या मतलबी होना या होशियार होना या अनुभव होना। क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुत ज़्यादा अनुभव हो जाना। अगला है यहाँ पर आपका, ठंडा रेगिस्तान कौन है? ठंडा, सहारा रेगिस्तान, लद्दाख रेगिस्तान, गंगू रेगिस्तान या कोई नहीं। इसमें ठंडा रेगिस्तान जो है वो कौन है? तो ठंडा रेगिस्तान के नाम से जो आपको जाना जाता है वो है आपका लद्दाख रेगिस्तान। लद्दाख जो है वो ठंडा रेगिस्तान है और सहारा जो है वो गर्म रेगिस्तान है। नागर का पर्यायवाची शब्द है, नागर का पर्यायवाची शब्द है चतुर, नगर, ग्रामवासी या ढोल। तो नगर का पर्यायवाची शब्द जो है वो है आपका चतुर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, नीरस का विलोम शब्द है, नीरस का विलोम शब्द क्या है? विकृत, अरस, सरस या रसीला। जरूर बताइएगा और जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा आप लोग। तो इसका सही आंसर है नीरस का सरस होगा इसका विलोम शब्द। अगला है, एक शिक्षक को महत्व देना चाहिए, एक शिक्षक को किसका महत्व देना चाहिए? पिछड़ी पृष्ठभूमि के बालकों का, अनुसूचित जाति के बालकों का, अनुसूचित जनजाति के बालकों का, सभी को समान रूप से। तो एक जो सही शिक्षक होते हैं वे जातीयता को नहीं देखते हैं, सभी बच्चे को समान रूप से यहाँ पर महत्व देते हैं और देना चाहिए। ये राइट ऑप्शन है। एक फोटो की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है कि वह मेरी माँ की बेटी का बेटा है, वह मेरी माँ की बेटी का बेटा है। तो वह व्यक्ति का उससे क्या संबंध है आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं फोटो को इशारा करते हुए व्यक्ति क्या रहा है? वह मेरी माँ की बेटी। तो मेरी माँ की जो बेटी हुई वो क्या हो गई? बहन हो गई। और बहन का बेटा जो होगा वो क्या होगा? आपको भगना होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर इसका भगना हो जाएगा। अगला है, समुद्रों और महासागरों का जल कैसा होता है? समुद्र और महासागर का जल कैसा होता है? अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है, कोई नहीं या खारा होता है। तो समुद्रों या महासागरियों का जल क्षारीय, खारा होता है, जिसके कारण यह पिया नहीं जा सकता या बहुत से कामों में नहीं लाया जा सकता है। शुद्ध जल होता है, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है या कोई नहीं। तो देखिए शुद्ध जल जो होता है वो न्यूट्रल होता है, यानी उदासीन होता है, उसका मान 7 होता है। इसको आपको देख लेना है क्योंकि शुद्ध जल से बार बार देखिए प्रश्न यहाँ पर निकल के आता है। बादल के बनाने में कौन भाग लेता है? वाष्पन, संघनन, वाष्पन के बाद संघनन या इसमें कोई नहीं। तो देखिए बादल के बनाने पहले वाष्पन होता है और उसके बाद क्या होता है? संघनन, यानी वाष्पन के बाद संघनन। ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला, विश्व में लगभग कितना भाग पर जल है? विश्व में लगभग कितना भाग पर जल है? 71% या 80% या 90% या 60%? कितना भाग पर जल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 71% भाग पर जल है। अगला, वायु कहाँ उपस्थित होता है?
विद्यालय भवन में, मिट्टी में, वायुमंडल में या सभी जगहों में। तो कहाँ पर वायु प्राप्त होता है? तो आप बताएंगे। देखिए विद्यालय भवन में भी वायु है, मिट्टी में भी है, वायुमंडल में, सभी जगह, यानी वायु सभी जगह है। वायु सभी जगह विद्यमान होता है, नहीं रहने पर किसी का काम नहीं चलेगा। अगला है गतिशील वायु को क्या कहते हैं? गतिशील वायु को क्या कहते हैं आपको बताना है। वायु, जल, पानी या हवा। तो गतिशील वायु को हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं? हवा कहते हैं। ठीक है, गतिशील वायु को क्या कहते हैं? हवा या पवन कहते हैं। हवा या पवन कहते हैं। पानी का शुद्धतम रूप है। पानी का शुद्धतम रूप है नल का पानी, वर्षा का पानी, समुद्र का पानी या आश्रित जल। तो पानी का शुद्धतम रूप क्या है? नल का पानी, वर्षा पानी, समुद्र पानी या आश्रित जल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पानी का सबसे शुद्धतम रूप जो होता है वो होता है आपका वर्षा का पानी। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर उपलब्ध जल को एक से दूसरे रूप में परिवर्तन होने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी पर जैसे मान लीजिए जल है, ये वाष्प के रूप में बन करके कहाँ जाएगा? आसमान में। आसमान से फिर ये जब भारी होगा तो क्या हो जाएगा? बरस करके फिर जल जमीन पर ही आ जाएगा। तो जहाँ से गया था वहीं पर आ गया, सिर्फ यहाँ से वाष्प बना एक प्रक्रम से दूसरा प्रक्रम। तो इसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर जल चक्र। क्या कहते हैं? जल चक्र कहते हैं। अगला है पौधों के वाष्पन द्वारा जल की क्षति को क्या कहते हैं? पौधे जो होते हैं वाष्पन द्वारा जल को ऊपर ले जाते हैं, तो उस क्षति को क्या कहा जाता है? तो उस क्षति को यहाँ पर आपको जो है क्या कहा जाएगा बता देना है। तो उस क्षति को हम लोग कहते हैं वाष्पोत्सर्जन, एवोपोर्शन। क्या कहते हैं उसको? एवोपोर्शन, वाष्पोत्सर्जन के नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन के नाम से जाना जाता है। अगला है परोक्ष का विलोम शब्द है स्थूल, दुराशा, प्रत्यक्ष या हताशा। तो परोक्ष का विलोम शब्द क्या है? तो परोक्ष का यहाँ पर जो विलोम शब्द हो जाता है वो आपका हो जाएगा यहाँ पर प्रत्यक्ष। क्या हो जाएगा आपका? प्रत्यक्ष हो जाएगा परोक्ष का विलोम शब्द। निम्न में से नीला ग्रह किससे कहते हैं? शनि को, पृथ्वी को, मंगल को या बृहस्पति को। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न जो लगभग अब तक 10,000 एक बार पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब मरकट का पर्यायवाची शब्द है मरकट। मरकट बहुत बार आप नाम सुने होंगे। तो मरकट का पर्यायवाची शब्द क्या है? पानी, बंदर, मित्र या पुत्र। तो मरकट का पर्यायवाची शब्द जो होता है वो बंदर होता है। क्या होता है? बंदर होता है। अगला है शुद्ध पानी का पीएच मान होता है। शुद्ध पानी का पीएच मान 5, 6, 7, 8 क्या होता है? तो शुद्ध पानी का पीएच मान 7 होता है। ये 5001 बार प्रश्न आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग सभी को इसको देख लीजिएगा। अगला है भूषण का विलोम शब्द है भूषण। भूषा, विष्णु, दूषण या भूषक। तो भूषण का विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट करते चलिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर है दूषण। क्या होगा? दूषण, भूषण का दूषण। अगला है यू प्ले फुटबॉल। यहाँ पर क्या आएगा? डू नॉट, डज नॉट, इज नॉट या एम नॉट। ठीक है दोस्तों, तो यू के साथ जो सहायक क्रिया है इज नहीं लगता है इसलिए इज नॉट नहीं होगा। यू के साथ एम नहीं लगता है इसलिए एम नॉट नहीं होगा। अब डू डज में, तो डू डज किसके साथ लगता है याद रखना है। तो यू के साथ डू लगता है इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा? डू नॉट लगेगा। ठीक है, यू डू नॉट होगा। अगला है यहाँ पर लड़के और लड़कियों में पाया जाने वाला भेद होता है। लड़कों और लड़कियों में कौन सा भेद पाया जाता है? शैक्षिक उपलब्धि, जीवन में प्रगति या लैंगिक। कौन सा भेद होता है? तो देखिए लड़के और लड़कियों में जो सबसे ज़्यादा भेद पाया जाता है वो लैंगिकता का भेद पाया जाता है। अगला है 5 है, फिर 10 है, फिर 20 है, फिर 40 है। उसका अगला यहाँ पर क्या भराएगा? ठीक है, 70 होगा, 80 होगा, 90 होगा या 85 होगा, क्या होगा? तो देखिए 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, तो 40 दूनी 80। यहाँ पर राइट आंसर 80 आएगा जो कि आपका बी आंसर होगा। अगला देखिएगा निम्नांकित में कौन बाढ़ से संबंधित नहीं है? जान माल की क्षति, मिट्टी का अपरदन, बीमारियों का कम होना या पेयजल। तो बाढ़ से किसका लगाव नहीं है आपको बताना। बाढ़ से कौन सा इसमें संबंध नहीं हो रहा है? तो बाढ़ से जान माल की क्षति होती है, मिट्टी का अपरदन जरूर होता है, पेयजल की दिक्कत होती है, बीमारियों का कम होना। यानी इसका राइट आंसर जो होगा बीमारियों का कम होना, इससे कोई लगाव नहीं है। अगला है दुख चिक। क्या है? दुख है का संबंध चिक से है, तो प्रसन्नता का संबंध किससे होगा? ठीक है, तो देखिए दोस्तों जब आदमी को दुख होता है तो वो चीखता है, रोता है, लेकिन जब प्रसन्नता होता है तो वह क्या होता है? हंसता है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? हंसी होगा। क्या होगा? हंसी होगा।
अगला है पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है, पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है। देखिए इसमें सारे प्रश्नों को कवर अप किए हुए हैं, आपको हिंदी का, इंग्लिश का, मैथ का और यहाँ पर पर्यावरण का, विज्ञान का, सामाजिक विज्ञान, सारे प्रश्न कवर है। तो आप जरूर इस प्रैक्टिस सेट को बना लेंगे। तो 1/3 भाग, 2/3 भाग, 3/4 भाग या 1/4 भाग। तो देखिए इसका राइट आंसर जो जाएगा वो यहाँ पर इसके अनुसार 2/3 भाग जो है सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। कितने डिग्री पर जल उबलने लगता है, यहाँ पर देखिए कितने डिग्री पाल लिखा गया है, पर होगा यहाँ पर कितने डिग्री पर जल उबलने लगता है, 0 डिग्री, 100 डिग्री, 200 डिग्री या -70 डिग्री। तो देखिए जल जो उबलने लगता है वो आपका होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर जल उबलने लगता है। ठीक है, अगला देखिएगा 13 है, उसके बाद है 169, 13 के बाद क्या है 169। ठीक है, उसके बाद अगला क्या है, तो 15 का बाद क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, तो 13 के बाद 169, 13 का स्क्वायर ही हुआ, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। अभी 15 है तो यहाँ वाला जो लिखाएगा वो क्या होगा 15 का स्क्वायर लिखाएगा। ठीक है, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, तो 225 होता है। 225 किस में है, तो डी में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए रीजनिंग बहुत ही अच्छी चीज़ है, यदि एक बार देख लीजिएगा तो यहाँ पर आपको सभी प्रश्न बनने लगेंगे। कितने डिग्री पर जल बर्फ में बदल जाता है, -20, 0, 20 या 10। तो देखिए 0 डिग्री पर यहाँ पर जो जल है वो क्या हो जाता है आपका बर्फ में बदल जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, ये भी आपका रीजनिंग का प्रश्न है। 5 है, फिर 24 है, तो 6 है, तो क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, तो इसका देखिए कैसे किया गया है। 5 है तो 24, तो 24 कैसे आया, तो 5 के स्क्वायर में से 1 घटा दिया, यानी 25 में से 1 गया तो 24 आया। ये संबंध ये दोनों का बन रहा है। तो अगला का भी संबंध उसी तरह से लिखना है। तो हम क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर में से 1 घटा देंगे, 6 का स्क्वायर में से 1 घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर, 36 में से 1 घटाइएगा तो 35 हो जाएगा। ठीक है, तो 35 किस में है, ए में है, यानी इसका राइट आंसर जो है 35 हो जाएगा। अगला है शिक्षा क्या है, एक पुस्तक है, एक व्यवसाय है, एक पढ़ाई है, ज्ञान तथा अनुभव है। तो क्या इसका राइट आंसर होगा आपके अनुसार बताइएगा। तो शिक्षा जो है ज्ञान और अनुभव का संगम है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर, बालकों के मूल्यांकन के लिए किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, अतिलघोत्रीय, वस्तुनिष्ठ, निबंधात्मक या उपरोक्त सभी। तो देखिए बालकों का जब मूल्यांकन किया जाता है तो उससे सारे तरह के प्रश्न पूछ के उसका मूल्यांकन करना है, यानी इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी होगा। आगे है अच्छे मूल्यांकन की विशेषता है, अच्छा मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, वैधता होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए, न्याय संगतता होनी चाहिए, उपरोक्त सभी। तो देखिए अच्छे मूल्यांकन में ये तीनों गुण पाए जाते हैं तभी होता है, यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। आगे प्रश्न हो जाएगा राम इज रीडिंग। ठीक है, राम इज रीडिंग, यहाँ पर ऑप्शन दिया है, ए भराएगा, एन भराएगा, द भराएगा या दी भराएगा। ठीक है, तो देखिए धार्मिक पुस्तक के नाम के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं आर्टिकल में, तो यहाँ पर द भरा जाएगा। ठीक है, तो द यानी सी राइट आंसर इसका होगा। अगला है 247 में दो का स्थानीय मान कितना होगा। देखिए 247 है, इसमें स्थानीय मान तो ये इकाई स्थान पर है तो सेब इकाई है तो 7 एकम 7 होगा। ये दहाई स्थान पर है तो 4 दहाई 40 होगा। ये सैकड़े स्थान पर है तो 2 से सैकड़ा माने 200 होगा। ठीक है, तो 2 का स्थानीय मान कितना होगा, 200 होगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, देखिए तो इस तरह से दोस्तों हमने आज एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट 1-2 दिन बाद फिर से एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे। तो आपको 100 का यहाँ पर प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है। आप बनाने के बाद जरूर कमेंट कीजिए कि आपने कितने प्रश्नों को सही किया है। और यहाँ पर पारा शिक्षक आकलन परीक्षा 100% सफलता के लिए 499 रुपये का जो पेड कोर्स है उसको पेड करके आप जुड़ जाइएगा, जिस पर सारा NCERT का नोट्स, PDF, उसके साथ साथ आपको हमारे साथ बात करने की, काउंसलिंग की भी आपकी सुविधा है। आप हमारे साथ शाम को जुड़ करके काउंसलिंग भी कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।